नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सोनू मिश्रा नोट्स में। तो आज हम पढ़ेंगे मौर्य काल के बारे में। कुछ बच गया था इसमें, है ना, उसे हम पूरा करेंगे। तो आप सभी वीडियो के साथ बने रहें ताकि आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो मौर्य काल को 3 भाग में विभाजित किया गया था। कौन कौन से? तो नाभिकीय भाग, मुख्य भाग और दूरवर्ती क्षेत्र, है ना। ये 3 भाग जो है मौर्य काल का है ना। मौर्य काल का जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था, यानी कि घर में जो बड़े बुजुर्ग पुरुष हुआ करते थे उनकी बात हमेशा रखी जाती थी मौर्य काल के समय में, ठीक है। वही बात करें हम मौर्य काल की भाषा क्या थी, तो मौर्य काल की भाषा जो थी वो संस्कृत थी, फिर बाद में प्राकृत हुई और फिर बाद में आकर के पाली हो गई। अशोक ने इसे राजकीय भाषा घोषित किया था, है ना। मौर्य काल में राजकीय भाषा किस भाषा घोषित किया गया था, किसके द्वारा? तो अशोक द्वारा राजकीय भाषा पाली को घोषित किया गया था मौर्य काल में, ठीक है। इसके बाद में पढ़ेंगे कि मौर्य काल में मुद्रा कौन सी हुआ करती थी। तो मौर्य काल में मुद्रा जो कि पन्न हुआ करती थी, ठीक है। मुद्रा का नाम था पन्न, है ना। इसके बाद में पढ़ेंगे अधिकारी वर्णन, है ना। सोसीता अध्यक्ष, है ना, राजकीय भूमि से प्राप्त आय का अधिकारी हुआ करता था। समाहर्ता जो राजस्व विभाग हुआ करता था। सन्निधाता जो कोषाध्यक्ष हुआ करता था। प्रदेश से जो फौजदारी विभाग, हत्या, लूट, चोरी, है ना, ये सब की जिम्मेदारी होती है इसके पास। और धर्मस्य यानी व्यवहारी, है ना, जो दीवानी भाग यानी जमीन संबंधी मामले को सुलझाते थे, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अब शुंग वंश के बारे में, ठीक है। शुंग वंश का शासनकाल का समय है 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व, है ना। तो इसने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। मैंने पिछले वीडियो में बताया आप सभी को कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो बृहद्रथ, है ना। और मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की, है ना। ब्राह्मण साम्राज्य, है ना, संस्थापक है शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग, है ना। शुंग वंश के संस्थापक कौन है, तो पुष्यमित्र शुंग, जिनका शासनकाल है 185 ईसा पूर्व से 149 ईसा पूर्व तक का, है ना। जो कि पुष्यमित्र शुंग बृहद्रथ का सेनापति था। ये बात आप याद रखेंगे कि पुष्यमित्र शुंग जो कि बृहद्रथ का सेनापति था, ठीक है। और शुंग वंश की राजधानी जो थी उस समय वो थी विदिशा, यानी कि मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश का प्राचीन नाम विदिशा है। तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। शुंग वंश के समय राजभाषा हुआ करती थी संस्कृत, ठीक है। इसने अशोक के 84,000 स्तूपों को तुड़वा दिया था, है ना। पुष्यमित्र शुंग ने अशोक के 84,000 स्तूपों को तुड़वा दिया था। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने स्वयं करवाया था। ये बात भी याद रखेंगे कि पुष्यमित्र शुंग ने स्वयं किस स्तूप का निर्माण करवाया था, तो भरहुत स्तूप, है ना। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने स्वयं करवाया था। शुंग इसके क्या कहते हैं, पुष्यमित्र शुंग के काल को वैदिक पुनर्जागरण भी कहा गया, है ना। इसके काल को यानी शुंग वंश के, है ना, समय में ये पुष्यमित्र शुंग जो था इसके काल को वैदिक पुनर्जागरण का काल भी कहा गया है। यवनों का आक्रमण भी इसी के समय हुआ। ये बात याद रखेंगे आप, है ना, कि यवन का आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के समय ही हुआ है। और यूनान था कौन, तो डेमेट्रियस, है ना। इसके दरबार में पतंजलि रहते थे, है ना। पुष्यमित्र शुंग के दरबार में पतंजलि रहते थे जिन्होंने योग शास्त्र लिखा एवं महाभाष्य भी, जो महाभाष्य पाणिनि के अष्टाध्याय से लिया गया है ना। यानी कि योग शास्त्र एवं महाभाष्य किसके द्वारा लिखा गया है, तो पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। और महाभाष्य जो कि पाणिनि के अष्टाध्याय से लिया गया, यानी कि पाणिनि के द्वारा लिखा गया है पुस्तक अष्टाध्याय, है ना। ये बात याद रखिए आप। पतंजलि ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए पुष्यमित्र शुंग के लिए, है ना। पुष्यमित्र के उत्तराधिकारी कौन कौन से हुए, तो अग्निमित्र, है ना, जो विदर्भ युद्ध में विदर्भ युद्ध को यज्ञसेन और अग्निमित्र के बीच में, है ना। तो उत्तराधिकारी में हुए अग्निमित्र, वसु ज्येष्ठ, वसुमित्र, देवभूति। जो देवभूति था वो शुंग वंश का अंतिम शासक था, है ना। और यज्ञसेन की बहन मालविका, है ना। यज्ञसेन की बहन मालविका, है ना। कालिदास ने लिखा है मालविकाग्निमित्रम, है ना। ये बात याद रखेंगे कि कालिदास के द्वारा लिखा गया पुस्तक है मालविकाग्निमित्रम, है ना। और शुंग वंश का अंतिम शासक कौन है, तो देवभूति। शुंग वंश का संस्थापक कौन है, तो पुष्यमित्र शुंग, है ना। ये बात याद रखेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि अग्निमित्र ने कलिंग के विरुद्ध अभियान किया था। अग्निमित्र ने
कलिंग के विरुद्ध अभियान किया। उस समय चेदी कलचुड़ी वंश का शासन था, है ना। चेदी वंश का संस्थापक है महामेदवाहन, है ना। चेदी वंश का संस्थापक कौन है तो महामेदवाहन। और चेदी वंश का प्रतापी जो है वो है खारवेल, शासक जो है खारवेल हुआ, है ना। यानी चेदी वंश का प्रतापी शासक जो हुआ वो खारवेल हुआ, है ना। और खारवेल जो कि हाथी गुम्फा अभिलेख, है ना, हाथी गुम्फा अभिलेख जो कि प्राकृत भाषा में जारी किया, है ना। खारवेल के द्वारा ही हाथी गुम्फा अभिलेख प्राकृत भाषा में जारी किया गया, ये बात याद रखेंगे, है ना। और हाथी गुम्फा अभिलेख जो कलिंग प्रशासन, है ना, भारतवर्ष का उल्लेख जो कि इसी अभिलेख में किया गया है, हाथी गुम्फा अभिलेख में, ये बातें भी याद रखेंगे, ठीक है। तो भारतवर्ष का प्रयोग किया गया है ना, हाथी गुम्फा अभिलेख में, काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे आप सभी, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे सातवाहन वंश या आंध्र सातवाहन वंश, है ना। सातवाहन वंश को ही आंध्र सातवाहन वंश कहा गया है। तो सातवाहन वंश का शासनकाल 300 वर्षों तक होता है। भाषा इसमें प्राकृत होता है, धर्म ब्राह्मण है ना। राजधानी प्रतिष्ठान पैठान दक्षिण महाराष्ट्र गोदावरी नदी तट पर होता है, ठीक है। इसके बाद संस्थापक सातवाहन वंश के हैं सिमुक, है ना। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन है तो सिमुक, जो कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या करके ये संस्थापक बन जाते हैं, है ना। यानी कण्व वंश के अंतिम शासक कौन है तो सुशर्मन, है ना। सुशर्मन की हत्या करके संस्थापक बन जाते हैं सिमुक सातवाहन वंश का, ठीक है। सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है नागनिका अभिलेख में, नासिक अभिलेख में और हाथी गुम्फा अभिलेख में जानकारी मिलती है। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा है कि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। इसका अगर नोट्स चाहिए तो आप सभी कमेंट बॉक्स में जवाब करेंगे, है ना, लाइक करेंगे, वहाँ पे ज़रूर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू, मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।